इतिहास की सबसे बड़ी और शायद सबसे जटिल पहेलियों में से एक है। भूगोल, पुरातत्व और प्राचीन भाषाओं का एक ऐसा रहस्यमय जाल है जो पहली नजर में बिल्कुल बिखरा हुआ लगता है। बिल्कुल अलग अलग टुकड़े लगते हैं। हाँ, लेकिन जब हम भाषा विज्ञान और पुरातात्विक साक्ष्यों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही विशाल, गतिशील और आश्चर्यजनक तस्वीर उभरनी शुरू होती है। ये तस्वीर केवल कुछ राजाओं की नहीं है, बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक और सांस्कृतिक प्रवास की है। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। आज हमारे सामने ऐतिहासिक नोट्स हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के कुछ बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं और सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद का बहुत ही गहराई से किया गया डेटा विश्लेषण है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ तारीखों और राजाओं के नाम नहीं रटने वाले हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये प्राचीन आर्य कौन थे, उनका मूल स्थान क्या रहा होगा और कैसे ऋग्वेद जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथ में छिपे डेटा का विश्लेषण करके हम उस समय के समाज, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी जीवन शैली का एकदम सटीक चित्र उकेर सकते हैं। सही कहा। ये कोई आम इतिहास का पाठ नहीं है। सच कहूं तो ये भाषा, बड़े पैमाने पर हुए मानवीय प्रवास और प्राचीन डेटा साइंस की एक बेहद रोमांचक जासूसी कहानी है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और इस जासूसी कहानी की शुरुआत हमें उस एक शब्द से करनी होगी जिसने शायद पिछले 200 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रम और बहस पैदा की है। आप आर्य शब्द की बात कर रही है ना? एकदम सही। प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में जाने से पहले हमें इस शब्द की वास्तविक परतें खोलनी होंगी, क्योंकि इसके बिना हम ऋग्वेद को समझ ही नहीं सकते। देखिए, आर्य शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में एक खास तरह की छवि उभरती है। बचपन से लेकर आज तक कई ऐतिहासिक और राजनीतिक विमर्शों में इसे एक नस्ल या रेस के तौर पे पेश किया गया है। गोरे रंग और नीली आंखों वाले लोग। हाँ, मानो ये किसी विशेष शारीरिक बनावट वाले लोगों का समूह हो। और यही वो सबसे बड़ी भ्रांति है जिसे आधुनिक विज्ञान और भाषा विज्ञान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ऐतिहासिक साक्ष्यों और संस्कृत व्याकरण के अनुसार आर्य किसी भी प्रकार के डीएनए, नस्ल या शारीरिक बनावट का नाम है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये है क्या? यह मूल रूप से एक विशेष भाषाई समूह यानी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को दर्शाता है। संस्कृत भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न। यह किसी की त्वचा के रंग को नहीं, बल्कि उसके सांस्कृतिक जुड़ाव, उसकी भाषा और सबसे बढ़कर उसके आचरण की श्रेष्ठता को परिभाषित करता था। एक मिनट रुकिए, अगर वे सिर्फ एक भाषाई समूह थे, कोई नस्ल नहीं, तो ये भाषाई सिद्धांत काम कैसे करता है? मतलब हम कैसे मान ले कि जो लोग भारत में संस्कृत बोल रहे थे उनका यूरोप या मध्य एशिया की भाषाओं से कोई संबंध था? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसे समझने के लिए हमें शब्दों के सफर को देखना होगा। उदाहरण के लिए संस्कृत का शब्द है पितृ। यही शब्द प्राचीन लैटिन भाषा में पेटर बन जाता है, जर्मैनिक भाषाओं में फादर बन जाता है और पारसी में पिदर हो जाता है। अरे, ये तो एकदम एक जैसे लगते हैं। हाँ, इसी तरह संस्कृत का मातृ, लैटिन का मातिर और अंग्रेजी का मदर है। व्याकरण और मूल ध्वनियों की ये अविश्वसनीय समानता साबित करती है कि हजारों साल पहले ये सभी भाषाएं एक ही मूल भाषा का हिस्सा थीं, जिसे हम प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा कहते हैं। बिल्कुल। और जो लोग इस भाषा परिवार से जुड़े थे उन्हें ही व्यापक संदर्भ में आर्य भाषाई समूह कहा गया। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन अगर ये सब एक ही विशाल भाषाई परिवार के हिस्से थे, तो सवाल ये उठता है कि ये शुरू कहां से हुए? मतलब इनका मूल निवास क्या था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े विद्वानों में इस बात को लेकर भारी मतभेद है। मतलब कोई एक जवाब है ही नहीं। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव था। हाँ, उन्होंने ये निष्कर्ष वेदों में वर्णित लंबी रात्रियों के आधार पर निकाला था। सही कहा। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को उनका मूल स्थान बताया। सर विलियम जोन्स ने यूरोपीय भाषाओं की समानता देखकर यूरोप की ओर इशारा किया और मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को उनका घर माना। मतभेद तो बहुत है। वही तो, जब इतने बड़े बड़े विद्वानों में ही इतना वैचारिक टकराव है, कोई आर्कटिक कह रहा है तो कोई तिब्बत, तो हम किसी ठोस नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं।
ये पूरी तरह से ऐतिहासिक और अकादमिक मत है जो समय समय पर सामने आए। हर विद्वान ने अपने समय के सीमित साक्ष्यों के आधार पर एक सिद्धांत गढ़ा। तो आज का आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आज आधुनिक पुरातत्व, कार्बन डेटिंग और डीएनए रिसर्च हमें एक बहुत ही स्पष्ट दिशा में ले जा रहे हैं। आज का व्यापक अकादमिक मत आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यानी यूरेशिया के विशाल घास के मैदानों की ओर संकेत करता है, जिसे हम स्टेपीज कहते हैं। इस पूरे प्रवास को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक आधुनिक तुलना आ रही है। अगर हम शुरुआत में बात किए गए बोगस कोई या मितन्नी अभिलेखों के बारे में सोचें तो ये ऐसा है जैसे किसी एकदम अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में, मान लीजिए तुर्की या सीरिया के किसी प्राचीन सर्वर में, हमें अचानक हमारे अपने पुराने सॉफ्टवेयर का कोड मिल जाए। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है ना? इंद्र, वरुण और मित्र जैसे वैदिक देवताओं का वहां उस संधि पत्र में मिलना यह साबित करता है कि सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि विचारों, देवताओं और पूरी की पूरी संस्कृति का एक बहुत बड़ा माइग्रेशन या डेटा ट्रांसफर हुआ था। ये सॉफ्टवेयर कोड वाली तुलना वाकई बेहतरीन है। और जब विचार और भाषा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इतनी मजबूती से पहुंचते हैं तो इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर ये ट्रांसफर हुआ कैसे? बिल्कुल, हजारों साल पहले जब कोई पक्की सड़कें नहीं थीं, कोई आधुनिक यातायात नहीं था, तब इतने बड़े पैमाने पर यूरेशिया के ठंडे मैदानों से लेकर सीरिया और भारत तक का सफर कैसे तय किया गया? और इसका जवाब हमें उन 60,000 घोड़ों की अस्थियों में मिलता है। एकदम सही। 3000 ईसा पूर्व के आसपास यूराल क्षेत्र में घोड़ों को पालतू बनाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति थी। तो क्या घोड़ों ने इस पूरे इतिहास का गियर बदल दिया? हाँ, और इसके साथ ही एक और बड़ा आविष्कार हुआ, रथ, और वो भी स्पोक वाले पहियों के साथ, जो बीच में तीलियों वाले पहिए होते हैं। हाँ, जो बहुत हल्के और बेहद तेज थे। इसके पहले बैलगाड़ियां होती थीं जो बहुत भारी और धीमी थीं। घोड़ों और तेज रथों ने इस भाषाई समूह को अकल्पनीय गतिशीलता और सैन्य शक्ति प्रदान की। वे मुख्य रूप से पशुचारक थे। मतलब वे खेती नहीं करते थे? नहीं, उनका जीवन खेती पर नहीं बल्कि अपने जानवरों के झुंड पर निर्भर था। और अपने मवेशियों के लिए नए और हरे चरागाहों की तलाश में वे अपने तेज घोड़ों के साथ मीलों का सफर हफ्तों में तय कर सकते थे। तो वे घुमंतू पशुपालक थे जो अपने साथ अपनी भाषा, अपने देवता, अपने विचार और अपने घोड़े लेकर चले। भौगोलिक प्रवास की इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने के बाद अब ये चर्चा उस सबसे बड़े, सबसे अहम सबूत की ओर मुड़ती है जो वे अपने साथ लाए और जिसे उन्होंने सदियों तक विकसित किया, ऋग्वेद। बिल्कुल। और ऋग्वेद को सिर्फ एक धार्मिक किताब समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और सबसे विशाल जीवित दस्तावेज है, और शायद सबसे रहस्यमयी भी। हाँ, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में झांक रहे होते हैं जिसने अभी अभी आकार लेना शुरू किया था। हालांकि इसकी रचना की सटीक तिथि को लेकर भी लंबी बहसें हुई हैं। लोकमान्य तिलक इसे 6000 ईसा पूर्व तक ले जाते हैं। हाँ, और जाकोबी 3000 ईसा पूर्व मानते हैं। सही कहा। लेकिन पुरातात्विक और भाषाई साक्ष्यों के आधार पर आधुनिक इतिहासकार इसकी मान्य तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। इसकी संरचना मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इसमें 10 मंडल यानी अध्याय हैं और 1028 सूक्त हैं। लेकिन ये कोई एक दिन में लिखी गई किताब नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। मंडल 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जिन्हें अलग अलग गोत्रों के ऋषियों ने पीढ़ियों तक मौखिक रूप से संजोया। और पहला और 10वां मंडल काफी बाद में जुड़े गए। लेकिन जिस चीज ने मुझे सच में कुर्सी से उछलने पर मजबूर कर दिया वो ऋग्वेद की कविताएं नहीं थी, बल्कि उसमें छिपा हुआ रॉ डेटा था। हाँ, इसे हम प्राचीन आंकड़ों का खेल या डेटा माइनिंग कह सकते हैं। आज के इतिहासकार ऋग्वेद का केवल अनुवाद करके संतुष्ट नहीं होते। वे शब्दों को गिनते हैं। एकदम सही। वे उसमें प्रयुक्त शब्दों की गिनती का गहरा विश्लेषण करते हैं, जिसे वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कहा जाता है। और ये आंकड़े हमारी सारी धारणाओं को पलट कर रख देते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार आया है, जन शब्द 275 बार, इंद्र देवता का नाम 250 बार, अश्व यानी घोड़ा 215 बार और गौ यानी गाय 176 बार आया है।
और खेती के बारे में क्या? यही तो, इसके ठीक विपरीत तस्वीर देखिए। कृषि यानी खेती का जिक्र पूरे ग्रंथ में केवल 33 बार हुआ है। गंगा जैसी विशाल नदी का नाम सिर्फ एक बार, और सबसे बड़ा झटका, राजा शब्द पूरी किताब में केवल और केवल एक बार आया है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इन शब्दों का अर्थशास्त्र। शब्दों की ये गिनती महज कोई इत्तेफाक नहीं है। तो ये क्या है? ये ऋग्वेद के भीतर छिपा एक प्राचीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एक बेहद पारदर्शी डेटाबेस है, जो हमें बिना कोई कहानी सुनाए उस समाज की पूरी हकीकत बता देता है। पर कैसे? मतलब अगर मैं एक आम इंसान के नजरिए से सोचूं, तो मुझे सिर्फ कुछ शब्द और उनकी गिनती दिख रही है। ये डेटा काम कैसे करता है? मैं समझाती हूँ। देखिए, पिता शब्द का 335 बार आना हमें एकदम साफ साफ बताता है कि वो समाज गहराई से पितृसत्तात्मक था। परिवार और कबीले का मुखिया हमेशा पुरुष होता था। अच्छा, और वो गाय और घोड़े वाले आंकड़े? अब अर्थशास्त्र पर आते हैं। अश्व 215 बार और गौ 176 बार, लेकिन कृषि सिर्फ 33 बार। यह इस बात का अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण है कि वो किसान नहीं थे, वे पशुपालक थे। मतलब खेती उनके लिए बस एक साइड का काम था। कृषि उनके लिए एक बहुत ही मामूली और द्वितीयक गतिविधि थी। उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी संपत्ति गायों के इर्द गिर्द घूमती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग होता था, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है गायों की खोज। अरे बाप रे! मतलब जब कबीले आपस में लड़ते थे तो जमीन या सोने के लिए नहीं, गायों के लिए लड़ते थे। बिल्कुल। यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब मैंने देखा कि राजा शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, तो मेरी दिमाग में बसी प्राचीन भारत की सारी तस्वीरें टूट गईं। हाँ, वो महलों वाली तस्वीरें। वही तो, हम जब भी प्राचीन काल के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़े बड़े भव्य महल, सोने के मुकुट पहने राजा और विशाल सेनाएं नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा साम्राज्य रहा होगा, लेकिन ये डेटा तो पूरी तरह से एक अलग ही कहानी सुना रहा है। इसी तरह से कबीलाई या ट्राइबल था। जन शब्द का 275 बार आना ये साबित करता है कि लोगों की पहचान उनके भौगोलिक राज्य से नहीं, बल्कि उनके कबीले या जन से होती थी। तो क्या उनका कोई लीडर नहीं होता था? कबीले का एक मुखिया जरूर होता था, जिसे वे चुनते थे, लेकिन वो आज की परिभाषा वाला राजा नहीं था, जिसके पास विशाल स्थायी सेना हो या जो महल में बैठकर कर वसूलता हो। मतलब कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी? नहीं, युद्ध के समय पूरा कबीला ही सेना बन जाता था। इसीलिए सेना शब्द भी केवल 20 बार ही आया है। ये तो हुई उनके समाज और अर्थव्यवस्था की बात है, लेकिन अगर उनके पास कोई पक्की इमारतें नहीं थी, कोई राज्य की सीमाएं नहीं थी, तो हमें कैसे पता चलता है कि वे भूगोल में कहाँ स्थित थे? इसके लिए हमें नदियों वाले डेटा पर ध्यान देना होगा। भूगोल का पूरा नक्शा नदियों के नामों में छिपा है। हाँ, जैसे आपने बताया कि गंगा नदी का सिर्फ एक बार जिक्र आना और सिंधु नदी का बार बार उल्लेख होना। एकदम सही। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। ये उनकी जीवन रेखा थी। इसके अलावा उसकी पश्चिमी और पूर्वी सहायक नदियां जैसे कुभा, जो आज की काबुल नदी है, वितस्ता यानी झेलम, परुष्णी यानी रावी और उनकी सबसे पवित्र नदी सरस्वती का बार बार और बहुत आदर के साथ उल्लेख आता है। मैंने पढ़ा है कि सरस्वती को उन्होंने नदीत्तमा कहा है। हाँ, नदीत्तमा यानी सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे महान माँ। ये डेटा उनकी भौगोलिक लोकेशन का सटीक जीपीएस निर्देशांक दे देता है। तो वो लोकेशन असल में थी कहाँ? वे मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र में फैले हुए थे, जो आज का पंजाब, हरियाणा और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है। गंगा का एक बार और यमुना का केवल 3 बार जिक्र यह सिद्ध करता है कि ऋग्वैदिक काल के शुरुआती दौर में वे मध्य भारत के मैदानी इलाकों तक नहीं पहुंचे थे। ये अद्भुत है। बिना कोई पत्थर का स्मारक छोड़े उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में इस्तेमाल किए गए शब्दों के जरिए हमें अपना पूरा जीपीएस लोकेशन दे दिया। है ना कमाल की बात? बिल्कुल। लेकिन समाज हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, वो बढ़ता है, विकसित होता है और उसकी संरचनाएं जटिल होती जाती हैं। तो क्या सप्त सिंधु के इस कबीलाई समाज में भी बदलाव आए? बिल्कुल आए, और ये क्रमिक विकास हमें ऋग्वेद के शुरुआती मंडलों से लेकर उसके अंतिम मंडलों तक की यात्रा में साफ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र द्वारा रचित 30वां मंडल देखिए, जिसमें विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता सवित्रु को समर्पित है।
जो उस समय की आध्यात्मिक गहराई को दिखाता है। सही कहा। लेकिन जब हम 10वें मंडल तक पहुंचते हैं, जो सबसे अंत में संभवतः सदियों बाद जोड़ा गया था, तो हमें समाज का एक बिल्कुल नया चेहरा नजर आता है। हाँ, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त का उल्लेख हमारे स्रोतों में बहुत गहराई से किया गया है। सही कहा। पुरुष सूक्त ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पहली बार हमें चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्पष्ट सूचना मिलती है। मतलब समाज का 4 वर्णों में विभाजन। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में एक प्रतीकात्मक विभाजन। शुरुआती दौर में जो समाज पूरी तरह से समानता पर आधारित था और जहां काम का बंटवारा केवल जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर निर्भर था, वो 10वें मंडल तक आते आते एक जटिल सामाजिक पदानुक्रम यानी हायरार्की की ओर कदम बढ़ा रहा था। और ये जटिलता सिर्फ ऋग्वेद के 10वें मंडल तक सीमित नहीं रही। जब हम ऋग्वेद से आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद के वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इस बदलते और फैलते हुए समाज का पूरा दस्तावेज पेश करते हैं। बिल्कुल। जब मैं इन चारों वेदों के सफर को देख रहा था तो मुझे ये पूरा सिस्टम एक आधुनिक टेक स्टार्टअप के एवोल्यूशन जैसा लगा। एक टेक स्टार्टअप? अरे वाह, ये एक बहुत ही अनोखा नजरिया है। भला इन प्राचीन ग्रंथों का स्टार्टअप से क्या लेना देना? देखिए, मैं समझाता हूं। अगर हम ऋग्वेद को देखें तो वो उस स्टार्टअप का मुख्य विजन डॉक्यूमेंट या व्हाइट पेपर है। इसमें बुनियादी सिद्धांत हैं, मूल बातें हैं और उन शक्तियों के प्रति प्रार्थनाएं हैं जो प्रकृति को चलाती हैं। ये एकदम कोर कोड है। अच्छा, तो अगर ऋग्वेद कोर कोड है तो फिर सामवेद क्या है? साम का अर्थ ही गान या संगीत है। सामवेद में ऋग्वेद की ही ऋचाओं को गाने लायक बनाया गया, तो सामवेद उस विजन डॉक्यूमेंट का मल्टीमीडिया या ऑडियो वर्जन हो गया ताकि वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अरे हाँ, ये भारतीय संगीत का मूल जनक भी है। यहीं से हमें पहली बार 7 मुख्य स्वरों सा, रे, गा, म, प, ध, नी की स्पष्ट जानकारी मिलती है। बिल्कुल। अब अगर ये स्टार्टअप है तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है उसे चलाने के लिए सख्त नियम और प्रक्रियाएं चाहिए होती हैं। यहाँ यजुर्वेद की भूमिका आती है। यजुर्वेद एकदम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी या एक सख्त यूजर मैनुअल की तरह काम करता है। क्योंकि यजु का अर्थ है यज्ञ। हाँ, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और इसमें यज्ञ की विधियों, मंत्रों के उच्चारण और अनुष्ठानों का बहुत ही कड़ाई से और विस्तार से वर्णन किया गया है। और ये बात ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह सटीक बैठती है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये वेद त्रयी यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद एक साधारण पशुपालक कबीले के एक विशाल और व्यवस्थित सभ्यता में बदलने का जीता जागता प्रमाण है। तो समाज काफी बदल चुका था तब तक। बहुत ज्यादा। यजुर्वेद के समय तक आते आते समाज काफी बदल चुका था। इसी वेद में पहली बार हमें राजसूय और वाजपेयी जैसे भव्य और खर्चीले यज्ञों का उल्लेख मिलता है। इसका सीधा मतलब है कि राजा की शक्तियां बहुत बढ़ रही थी। वो अब केवल कबीले का मुखिया नहीं रहा था, अब वो महलों वाला राजा बन रहा था। हाँ, समाज अब केवल गायों के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि साम्राज्य, भूमि और बड़ी सत्ता स्थापित हो रही थी। और दिलचस्प बात यह है कि हाथियों के पालन का पहला जिक्र भी यजुर्वेद में ही आता है, जो राजशाही का प्रतीक है। और जब स्टार्टअप एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी बन जाता है तो उसे आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को भी सुलझाना होता है। और यही एंट्री होती है चौथे वेद की, अथर्ववेद, जिसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद वाकई अपनी प्रकृति में बाकी तीनों से एकदम अलग है, इसीलिए इसे मूल वेदत्रयी से बाहर रखा गया है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा। इसमें उन बड़े बड़े याज्ञिक अनुष्ठानों का वैसा कठोर वर्णन नहीं है जैसा यजुर्वेद में है। तो इसमें है क्या? इसके बजाय ये आम लोगों के जीवन, उनकी मान्यताओं, जादू टोने, औषधियों और तत्कालीन समाज के बहुत ही व्यवहारिक पहलुओं को दर्शाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि समाज अब केवल देवताओं की स्तुति से आगे बढ़कर लौकिक जीवन की ठोस समस्याओं और उनके समाधान की ओर भी ध्यान दे रहा था। आयुर्वेद जैसे उपवेदों का विकास और बीमारियों का इलाज भी इसी ज्ञान परंपरा का हिस्सा था। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? जब हम यूराल पर्वत की हड्डियों से लेकर सप्त सिंधु के इस पूरे साहित्यिक सफर को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारे हाथ क्या लगता है? एक बहुत बड़ा सबक। हमने ये देखा कि कैसे ठंडे मैदानों के उन घुमंतु पशुचारकों ने जो रथों पर सवार होकर निकले थे केवल युद्ध ही नहीं जीते,
उन्होंने अपनी भाषा, अपने शब्दों की गिनती में, नदियों के नामों में सरस्वती को नदीतमा कहकर और अपने ग्रंथों के इस विशाल और जटिल ढांचे में अपने पूरे के पूरे इतिहास को एक टाइम कैप्सूल की तरह सुरक्षित कर दिया। ये ज्ञान हमें इतिहास को देखने का एक बहुत ही नया नजरिया देता है। इतिहास सिर्फ इस बात में नहीं है कि किसने कौन सा युद्ध जीता या कौन सा किला बनवाया। असली इतिहास इस बात में छुपा होता है कि कोई समाज किन शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उसकी चिंताएं क्या हैं, वो किन नदियों को पूजता है। बिल्कुल। एक शब्द की आवृत्ति जैसे गौ और कृषि का अनुपात हमें बिना कोई कंकाल खोदे ये बता सकता है कि वे लोग खाते क्या थे और अपना घर कैसे चलाते थे। ये भाषाई और डेटा विश्लेषण आज भी किसी भी सभ्यता की नब्ज पकड़ने का सबसे प्रामाणिक टूल है। एकदम सही। और इसी के साथ आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। लेकिन जाने से पहले मैं स्रोत सामग्री पर आधारित एक अंतिम विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी, जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। हमारे आज के स्रोत में एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से स्थापित की गई कि आर्य शब्द किसी जन्म आधारित नस्ल, रंग या डीएनए का नहीं, बल्कि एक भाषाई और सांस्कृतिक समूह का परिचायक था। इसका मूल अर्थ उत्तम या श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति था। आज के इस दौर में जहां पहचान को लेकर समाज में इतनी तीखी और कई बार हिंसक बहसें होती हैं, ये बात बहुत गहराई से विचार करने योग्य है। सोचिए, हजारों साल पहले इस धरती पर विचरने वाली एक पूरी की पूरी सभ्यता ने खुद को अपने